निसंदेह आज पूरे देश को, हमारे राज्य को आवश्यकता है खेल में खिलाड़ियों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की, क्योंकि आज अगर खेल को अगर हम लोग सही सुचारू रूप से अगर सरकार खेल की दिशा में सही तरीके से काम करे तो निसंदेह युवाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज अगर हम भारत की बात करें तो जनरली भारत को हम कहते हैं कि कोई भी घर में बच्चा अगर जन्म लेता है तो लोग क्या कहते हैं कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, लेकिन ये नहीं कहता है कि मेरा घर में बेटा या बेटी पैदा हुआ खिलाड़ी बनेगा। ऐसा कहाँ कहा जाता है आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया लगभग खेल राष्ट्र है। उस राष्ट्र में अगर कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं वो खिलाड़ी बने। आप देख सकते हैं क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, हॉकी में ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो खेल है जिनमें उनका बड़ा नाम है, क्योंकि वहां की सरकार ने वो सुविधाएं दी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। तो ठीक उसी प्रकार हमें लगता है आज जो हमारे खिलाड़ी केवल वो कटकम सांडी तक क्यों खेले, उनका जो हुनर है, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो केवल हजारीबाग जिले तक की क्यों रहे, इन सीमाओं से बाहर जाए, वो अच्छा खेले, अपना नाम रोशन करें और इस खेल की दुनिया में अपना फ्यूचर भी तरासे। इसलिए निसंदेह राज्य का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा के एक सदस्य होने के नाते, राज्य की व्यवस्थाओं का, संचालकों का एक सदस्य होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि खिलाड़ियों का उत्थान कैसे हो। निसंदेह मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा और बिल्कुल हमारा प्रयास रहा है। पिछला जो बजट सत्र था उसमें मैंने कहा था कि जिस प्रकार अगर कोई देश के लिए खेलता है तो उसे डीएसपी का रैंक दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो शायद दीप्ति शर्मा को उनकी राज्य की सरकार ने डीएसपी के पोस्ट से नवाजा, मोहम्मद सिराज को भी डीएसपी से नवाजा जा चुका है, हरभजन सिंह, जोगिंदर शर्मा। तो मैंने सरकार से मांग भी किया था कि अगर हमारे राज्य में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम से कम झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें कम से कम इंस्पेक्टर के पद से नवाजा जाए ताकि वो खेलने में वो प्रोत्साहित हो सके। मैंने सरकार से मांग किया था। इसलिए हम लोग जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो नौजवानी की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो या किसानों की बात हो, भी आप देख रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आपको इस बार जो धान का राशि है वो आपको एक किस्त में ही मिल रहा है ना। अगर हमारे कोई किसान भाई हैं तो आपको एक किस्त में राशि मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि विधानसभा में जयराम महतो ने सवाल किया था और उस सवाल का उत्तर देने के लिए इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन दोनों खड़े हुए थे। अगर आपको याद होगा बजट सत्र में हमने एक ही सवाल किया था, क्या मंत्री महोदय किसानों को जो राशि आप देते हैं वो 2 किस्तों में देते हैं तो क्या इस बार से 1 किस्त में देंगे? मेरा सीधा सवाल है। तो फिर मुख्यमंत्री खड़े हुए, इरफान जी को बोले बैठिए हम उत्तर देते हैं। तो निसंदेह मैंने जो सवाल किया था, आज झारखंड राज्य के किसानों को 1 किस्त में ही धान का जो मूल्य है वो राशि का आवंटन किया जाएगा। तो निसंदेह जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने विधानसभा के भीतर हमें भेजा है, उस उम्मीद पर हम कभी आपकी उम्मीद को नाउम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। इस बार भी जो विधानसभा का अंतिम दिन था, मैंने राज्य सरकार से जो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच पद रिक्त हैं, उन पदों की भरपाई की मैंने मांग की कि एक तरफ हमारे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ हमारे पढ़े लिखे नौजवान पलायन कर रहे हैं, तो दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ लाखों पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाए। हमने यह भी मांग किया था कि जो निजी कंपनियां हैं झारखंड में, लगभग सरकार के आंकड़ों के अनुसार 7-8 हजार रजिस्टर्ड है, बाकी तो हमें लगता है 20-25 हजार कंपनियां होंगी, उनमें भी 75% झारखंड के नौजवानों को काम मिले। मैंने ये भी मांग करने का काम किया था। तो निसंदेह मैं आपके बीच से विधानसभा जाता हूं, मैं आपके बीच से होकर जाता हूं, तो मैं वही बात रखूंगा जो आपका मुद्दा हो। बाकी विधायक आप देखते होंगे एक दूसरे की शिकायत में, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने में, अगर एनडीए की बात हो तो राज्य सरकार को कोसने में समय गंवाते हैं, अगर इंडिया साइड की बात हो तो दिल्ली में जो बैठी सरकार है उनको कोसने में समय गंवाते हैं। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है हम सीधा टू द पॉइंट मुद्दों की बात करते हैं।
तो निस्संदेह आपने जिस उम्मीद के साथ हमारे संगठन को, हमारे साथियों को मौका दिया था, मानते हैं कि उनमें से एक विधायक ही हम लोग जीत के गए हैं, लेकिन आप जान सकते हैं वो एक विधायक पूरे राज्य में चर्चा का विषय है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल आपने जिस उम्मीद के साथ चयन किया है, हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी उम्मीदों के साथ खड़े हों। ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठंड का मौसम है, जहां तक खेल का सवाल है हम इतना ही कहेंगे कि हर एक इंसान को अपने जीवन में, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, हमेशा एक इंडोर गेम से नाता रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक वृद्धि हो, और एक आउटडोर गेम से नाता रखना चाहिए ताकि आप शारीरिक रूप से फिजिकली बहुत ज्यादा फिट रहें। इसलिए खेल कूद से हमेशा नाता रखिए, और निसंदेह उनमें कैरियर भी है। ऐसा नहीं कि खेल कूद केवल मनोरंजन का साधन है, उसमें हमारा भविष्य भी है, बशर्ते कितनी मेहनत के साथ हम उस खेल को खेलते हैं। और साथ ही साथ खेल केवल खेल नहीं, खेल आपको हजारों लोगों से जोड़ता है। आपको याद होगा जब भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, इस देश के महापुरुष एक महान संत हुआ करते थे, आप उन्हें जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि भारत के नौजवानों, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अगर तुम भारत को आजाद कराना चाहते हो तो तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा कि फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि वो संत थे और उनकी बातों को हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। तो मेरा मानना है कि विवेकानंद जी ने इसलिए कहा था नौजवानों फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल आपको जोड़ता है। उस समय आज भी देख सकते हैं, आज भी भले आज 100 साल हो चुका है उन घटनाओं के, लेकिन आज भी हमारे समाज में कितनी भिन्नता है कि नहीं है। आज भी बड़ी मुश्किल से लोग समाज में, रोटी और बेटी का रिश्ता तक नहीं होता, सब समाज में ही होता है कि नहीं। तो समझिए 100 साल पहले क्या परिस्थिति थी, लोग आपस में बटे हुए थे, लोगों की सोच आपस में एक नहीं थी, कोई दाएं था तो कोई बाएं था, कोई पूरब था तो कोई पश्चिम था। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था फुटबॉल खेलो। इससे क्या फायदा हुआ? फुटबॉल यानी ये जो गांव में खेलते हैं, इंटरनेशनल वाला नहीं, गांव वाला फुटबॉल बोला था। क्यों? आपने देखा होगा अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और अगर हमें 12वां खिलाड़ी चयन करना होता है तो कभी कभी आप देखिएगा उसी का जर्सी पहन के आता है कि नहीं। जो खिलाड़ी बाहर गया खेल के और जो अंदर आ रहा है जर्सी को चेंज करते हुए आया। कभी आपने जर्सी को देखा है कितना बदबू देता है? अरे आप घर में चले जाइए, अपना कुर्ता अपने छोटे भाई को पहनने बोलिए, जो आपका ही खून है, आपके माता पिता का खून है, जो खून आपके रगों में वही खून आपके भाई के रगों में है। तो बोलेगा छी छी अपना घमेंड पिन्हो। और फुटबॉल के मैदान में खुशी खुशी उसी जर्सी को पहनता है। वो नहीं पूछता है कि आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आप मेहता जी है, आप मंडल जी है, आप महतो जी है, आप साहु जी है, आप सिंह जी है, नहीं पूछता है। वो उसी जर्सी को पहनता है और अपनी टीम को आकर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल खेलो, वहां जात पात नहीं होगा, वहां मजहब नहीं होगा, वहां धर्म नहीं होगा, वहां दूसरे के पसीने से तरबतर जर्सी को पहन के दूसरा खेलता है। जबकि आपका सगा भाई आपका कपड़ा नहीं पहनेगा, पहना के दिखा दीजिए हमको। अगर उस जर्सी में बदबू आ रहा है तो दूसरा खिलाड़ी पहन लेगा, लेकिन आपका सगा भाई नहीं पहनेगा आपके घर में जो कपड़ा है। तो इसलिए खेल बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए हमें खेलना चाहिए। खेल आपको सिखाता है, खेल आपको देशभक्त का जज्बा बढ़ता है। देशभक्त की बात आई तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये फुटबॉल से नहीं, ये हॉकी से उदाहरण है। शायद 1936 ओलंपिक का वो घटना था, शायद 36 का जर्मनी में मुकाबला था। जर्मनी बनाम हिंदुस्तान, ब्रिटिश इंडिया, चूंकि इंडिया उसमें आजाद नहीं हुआ था। जर्मनी के तमाम दीवालों में, जर्मनी के तमाम बिल्डिंगों में ये चर्चाएं थी, लिखावट थी कि इंडिया जर्मनी के हाथों बुरी तरह हारेगा। और उस समय चीफ गेस्ट कौन थे? आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस फाइनल के चीफ गेस्ट, उस समय वर्ल्ड कप नहीं होता था मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं उस समय वर्ल्ड कप नहीं होता था, उस समय ओलंपिक होता था। ओलंपिक आज भी होता है। उस हॉकी फाइनल के चीफ गेस्ट थे जर्मनी के उस समय के चांसलर एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर उस समय जर्मनी के चांसलर थे। हिटलर को दुनिया जानती है। ये जो हिटलर शब्द है ना कि बड़का हिटलर लगो, ये हिटलर शब्द डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, हिटलर के नाम से वर्ड डिक्शनरी में आया। ये कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं है। हिटलर जैसे एप्पल माने सेब, बनाना माने केला, मैंगो माने आम, तो हिटलर कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है। हिटलर दुनिया में एक इंसान था, उसके नाम
क्योंकि दुनिया में उसने कुछ काम ऐसा कर दिया नेगेटिव कि उसके शब्द को, उसके नाम को लोगों ने हिटलर के रूप में लिया। तो वो शख्स उस समय चीफ गेस्ट था और उम्मीद थी कि उसकी मौजूदगी में जर्मनी इस मैच को जीतेगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद, जिस प्रकार क्रिकेट में जो स्थान सचिन तेंदुलकर का है, अब विराट कोहली को भी उसी लाइन में ऐड कर सकते हैं। जो स्थान क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों का है, जो स्थान फुटबॉल में पेले, रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ियों का है, वही स्थान हॉकी में मेजर ध्यानचंद का है। तो मेजर ध्यानचंद ने दनादन गोल करते हुए इंडिया को मैच जिता दिया। अब क्या हुआ, हिटलर क्योंकि उस समय मेजर ध्यानचंद के पास गए और जाकर कहा कि देखो तुम्हारा इंडिया तो गुलाम है, तुम एक काम करो, तुम आज के बाद से जर्मनी से खेलो, बदले में मैं तुम्हें मुंह इनाम दूंगा। तुम जर्मनी की किसी भी इमारत पे हाथ रख दो, जैसे इंडिया में ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो जर्मनी की किसी भी इमारत पे तुम हाथ रख दो, वो तुम्हारे नाम से हो जाएगी। तुम कोई भी पोस्ट मांग लो, किसी सिटी का मजिस्ट्रेट का पोस्ट मांग लो, तुम कोई भी पोस्ट मांग लो मेरे जर्मनी में, तो पोस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। या तो तुम ये भी बोल दो कि तुम्हें जर्मनी हॉकी टीम का कैप्टन बनना है, मैं तुम्हें कैप्टन बना दूंगा, लेकिन शर्त है तुम इंडिया से नहीं जर्मनी से खेलो। मेजर ध्यानचंद ने उनकी बातों को सुनते हुए बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मुझे जो आनंद भारत देश में कूली बनकर काम करने में आएगा, जो आनंद मुझे अपने देश में कूली बनकर काम करने में आएगा, वो आपके देश का कलेक्टर बनकर नहीं आएगा। जो आनंद मुझे अपने देश के लिए एक 12वें खिलाड़ी के रूप में आएगा, वो आनंद आपकी टीम का कैप्टन बन के नहीं आएगा। तो मेजर ध्यानचंद ने देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की थी कि पूरी दुनिया चौंक रही थी। तब क्या हुआ, हिटलर नाराज हुए और वो प्राइज देने से चले गए। उन्होंने प्राइज भी नहीं दिया, वो चीफ गेस्ट है, वो प्राइज भी नहीं दिया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को कन्विंस नहीं कर पाए।